जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 4A, आर्टिकल नंबर 51A में है। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। अब देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजंस क्या क्या है और इसको बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। पहला तो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहिए, उसे मानिए, उसको खिलाफ मत जाइए। एंड रिस्पेक्ट इट आइडियाज, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं जो भी बताए गए हैं उसको रिस्पेक्ट करिए। इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, जो भी है उसको मानिए। एंड इंस्टीट्यूशन, जो आपको इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, आपको जुडिशरी है, उसको रिस्पेक्ट करिए। नेशनल फ्लैग को अपना पूरा रिस्पेक्ट दीजिए और नेशनल एंथम को मानिए। भाई देखिए, हम नहीं मानेंगे तो कोई बाहर वाला तो आके मानेगा नहीं। भाई फंडामेंटल राइट भी चाहिए आपको, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी देनी होगी। फिर उसके बाद है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। यानी उन सारे नोबल आइडियाज को हमेशा रिस्पेक्ट करिए जिसके आधार पर हमारे यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल हुआ। यानी हमें अपने मातृभूमि से प्यार है, हमें लोगों में समानता लाना है, हमें कभी भी किसी के अंडर में नहीं रहना है। यानी वो सारे जो नोबल आइडिया है जो हमारे नेशनल स्ट्रगल आजादी के लिए, उन आइडियाज को हमें पूरी तरह से मानना है ना। फिर नेक्स्ट, ये हमारी ड्यूटी है सर। नेक्स्ट है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी। हमें अपने देश का सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना है, याद रखिएगा। यानी हमें किसी भी, हम लोगों को, यानी देश हम लोगों से ही बना है, आपसे और हमसे बना है देश, ठीक है। तो हम लोग को सोवरेनिटी यानी आजादी जैसा जो है वो बनी रहनी चाहिए। किसी के प्रेशर में आएंगे नहीं हम लोग ना तो एक्सटर्नल प्रेशर में आएंगे ना तो इंटरनल प्रेशर में। सोवरेनिटी बनाए रखेंगे। यूनिटी, वननेस, आप और हम एक हैं और एक रहेंगे। और इंटीग्रिटी, अखंडता। अखंडता मतलब हम लोग में कुछ अंतर है, कुछ हो सकता है, भाषा का अंतर हो, चाहे लैंग्वेज का अंतर हो, चाहे कास्ट का अंतर हो, किसी तरह का अंतर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इंटीग्रेट नहीं है, अखंड नहीं हो सकते, तोड़ नहीं सकते। अखंड रहना है, इंटीग्रेट है, खंडित नहीं होना है। फिर आइए नेक्स्ट ड्यूटी हमारी, टू डिफेंड द कंट्री। हमें अपने कंट्री की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना है। चाहे कोई भी गलत चीज अगर हो रही हो तो उसके बारे में देश के जो अथॉरिटीज हैं उनको बताने के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं। रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश आपसे ही बनता है, हम लोगों से बनता है, और जब भी देश को जैसे भी मदद की आवश्यकता हो हम आगे बढ़ करके देश के लिए मदद करेंगे। फिर नेक्स्ट ड्यूटी आपकी है टू प्रमोट द हार्मनी, भाईचारा, एक खुशहाली का माहौल लाइए। एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी एक ब्रदरहुड, भाईचारा का माहौल करिए, खुशहाली का माहौल लेके आइए, ठीक है ना, सारे लोगों के बीच में, भारत के लोगों के बीच में। ये हर इंडिविजुअल की ड्यूटी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत धार्मिक आधार पर, रिलीजियस ग्राउंड्स पर, लैंग्वेज के आधार पर, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि हम जितना एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहें। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और ऐसा कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना है जिससे कि वुमेन्स की स्थिति में गिरावट आती है, ताकि वो हर किसी को इक्वालिटी से रहने का अधिकार है। नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हम लोगों को बचाना है, उन सारे वैल्यूज को बचाना है जो हमारा कल्चर, हमारा जो कंपोजिट कल्चर का मतलब है कि मिक्स है। आप ये नहीं कह सकते कि हम एक पर्टिकुलर धर्म से हैं तो हम पर्टिकुलर बिलीफ को मानते हैं। नहीं, हमारे यहाँ हर तरह का हर चीज है। यानी धर्म बहुत सारे हैं, बहुत सारे कास्ट है, बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लोगों को मानने वाले लोग हैं। तो हम उन सारे जो वैल्यूज हैं उनको प्रिजर्व करके रखना है, कोई एक दूसरे का इंसल्ट नहीं करना है। ये हमारा रिच हेरिटेज है भाई। नेक्स्ट ड्यूटी है आपकी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपके यहाँ का है उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जिसमें फॉरेस्ट है, लेक है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ है,
कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर, ऐसा नहीं है कि जानवरों को मार दीजिए। ये देखा गया है कि भैया जहाँ पिकनिक पे गए, कुछ लोग जाते हैं पिकनिक पर, मैन वर्सेस वाइल्ड बनना शुरू हो जाते हैं, वो भी बेयर ग्रिल्स बन जाते हैं। तुरंत जाकर के पहुंच करके कहीं सांप दिख गया तो पकड़ के पूंछ से हिला रहे हैं, कहीं कोई जानवर दिख गया तो जाके भौंक रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं करना है, कहीं कोई ढेला उठाए कुत्ते को मार दिया, ऐसा नहीं करना है। जितने भी बच्चे सुन रहे हैं प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जो भी जानवर हैं वो यहीं के हिस्सा है, समझिएगा। वो हम लोग उनके स्थान पर रहने आ गए हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो यहाँ पे थे पहले से ही। और साथ में उनके प्रति थोड़ा सा, उनके प्रति दया का भाव आपको रखना है, समझ लीजिए। किसी के प्रति आपको गलत भाव नहीं रखना है कि ढेला उठा के मार दिया। गर्मी के समय जरूर एक बर्तन में पानी करके, या थोड़ा सा हो सके तो दाना रख दीजिए कहीं छाया इलाके में, या मटका अगर हो सके तो छोटा सा होल करके उसको कहीं पर लटका दीजिए जिसमें चिड़िया आकर के रह सके। देखिए जितना क्लोज टू नेचर रहेंगे उतना ही आप फिट और हेल्दी और मेंटली साउंड भी रहते हैं, ये है। तो हम रहना चाहिए। फॉरेस्ट भी है तो फॉरेस्ट आप ही का पार्ट है। अगर आप जानते हैं कि भाई CO2 और ऑक्सीजन कैसे क्या होता है, तो भाई ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट ड्यूटी है आपका टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर माना जाता है कि हर इंडिविजुअल से उम्मीद किया जाता है देश में कि साइंटिफिक टेम्पर रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे। ऐसा क्यों हुआ, क्या कैसे हुआ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये होता है ह्यूमनिज्म। इंसानियत रखे, एक दूसरे की मदद करिए। ऐसा नहीं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो मैं चलूं आगे, नहीं। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी हमेशा खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए, हमेशा रिसर्च करना चाहिए। मैं बार बार हमेशा कहता भी हूँ। और रिफॉर्म और सुधार की गुंजाइश, अपने अंदर अपडेट का बटन जरूर रखिए। ऐसा नहीं कि एक चीज जो सीख गए समझ गए वही जिंदगी भर के लिए परमानेंट रहेगा, नहीं। हमेशा अपडेट का बटन रखिए क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। टू सेफ गार्ड एंड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ये नहीं कि आपको कोई चीज सरकार का नापसंद है तो आप ढेला उठाए, चलती बस में उठा के दे मारे, किसी बिल्डिंग पे दे मारे। प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप वायलेंस में शामिल हों। वायलेंस में कभी शामिल नहीं होना चाहिए। देखिए वैसे भी हमारा देश डेवलपिंग नेशन है, बहुत सारी चीजों का, सुविधाओं का अभी यहाँ पे लैकनेस हो रखा है, ठीक है। और उसमें भी सरकार किसी तरह अपने प्रयास कर करके पब्लिक फैसिलिटीज को, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क को डेवलप करती है। और अगर आप नुकसान करते हो तो सरकार को रिकंस्ट्रक्शन में जितना लगाता है पैसा, उतना पैसा शायद आपके ना नुकसान करने पर वो कहीं नई जगह पे लगाते। तो इसीलिए हमें कहीं से भी शामिल नहीं होना चाहिए वायलेंस में। इसके बाद है आपकी ड्यूटी है टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। यानी आप अपने पर्सनल लाइफ में खूब एक्सेल करने का, आगे बढ़ने का सोचिए। ना सिर्फ आप बल्कि और भी लोग जो आपके साथ वाले लोग हैं, इकट्ठे होकर के देशवासी भी साथ आगे बढ़े, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर एंड अचीवमेंट। आप अकेले भी अगर एक्सीलेंस की तरफ यानी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आप अगर इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेगा तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट भी दिखेगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये एफर्ट्स दिखता जाएगा, एक्सीलेंस की तरफ बढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, देश एक नई ऊंचाइयों को छुएगा, नए नए अचीवमेंट्स प्राप्त करेगा, है ना। तो ये आपके एक ड्यूटी में है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। देखिएगा ये जरूरी हिस्सा है जो बाद में शामिल किया गया था। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय द पेरेंट ऑफ गार्जियन। गार्जियंस के लिए ये जिम्मेदारी तय की गई कि 6 से 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ये ड्यूटी किसके लिए है, गार्जियंस के लिए है कि 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए प्रोवाइड करें ड्यूटी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जो संविधान में डाला गया, however provided for free and compulsory education as legal enforceable fundamental right के तौर पर ये ऑलरेडी शामिल भी है आर्टिकल नंबर 21A में। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे तो वहां पर इसके बारे में बात हुई थी। तो ये ऑलरेडी इन्फोर्सेबल फंडामेंटल राइट है जो कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स भी कराया जा सकता है, जो 21A में मेंशन है। ऐसे ही गार्जियंस के लिए है कि भैया 6 to 14 ईयर्स तक की एज के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दें। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन कब जोड़ा गया,
यहां से क्वेश्चन बनता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है, किसका रिकमेंडेशन था? स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था। किस देश से आपने सीखा? यूएसएसआर, है ना, रशिया से आपने ये चीज सीखा। और फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स पर लागू है, एलियंस पर नहीं, यानी जो इंडियन सब्जेक्ट नहीं है, विदेशी हैं, बाहरी हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल राइट्स के लिए? कि सम ऑफ देम आर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टैंड बाय कॉमन पीपल, मतलब जो सामान्य लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को उतना ज्यादा समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें करना क्या क्या है। दूसरा, क्रिटिसाइज ऑफ बीइंग मोरल परसेप्ट्स है, यानी सिर्फ विचार के तौर पर, नैतिक विचार है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, खाली रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भाग में। पायस प्लेटिट्यूड, ऐसा है कि सिर्फ पवित्र वचन है, विचार है, वेग है, अनक्लियर है, रिपीटेटिव, बार बार एक ही चीज हर जगह देखने को मिलता है। ये फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक बात बोला जाता है। नेक्स्ट है, नो नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज दे ऑल आर परफॉर्म बाय पीपल, ऐसे भी लोगों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है, तो इसको इंक्लूड करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि गलत करिएगा तो ऑब्वियस है कि आपको गिरफ्तारी होती है, आपके ऊपर कार्यवाही होती ही है। Part 4A after fundamental right has reduced their value and significance. मानना है कि पार्ट 4A जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको फंडामेंटल राइट के पहले रखना चाहिए था। ड्यूटी पहले, फिर अधिकार, तो पहले अधिकार चूंकि रखा गया है तो फिर बहुत सिग्निफिकेंस महत्व तो नहीं रह गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वर रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या क्या पॉइंट्स को रखा था अपना फंडामेंटल ड्यूटीज का जब रखते हुए पार्लियामेंट के डेस्क पर। पार्लियामेंट शुड इम्पोज पेनाल्टी और पनिशमेंट, अगर आप नॉन कंप्लायंस यानी अगर परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यूटी तो पेनाल्टी और पनिशमेंट आपको लगाई जाएगी। फिर उसके बाद पनिशमेंट इज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू अबव क्लॉज, इट कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ, मतलब किसी कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी नहीं चाहिए। अगर आप ये ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हो, उस पर जो होने वाली कार्रवाई के बारे में किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी है, आपको पनिशमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए टैक्स, ये ड्यूटी होनी चाहिए हर इंडियन का कि वो टैक्स पे करे। और अदर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज को भी शामिल कराने की बात की गई थी, जैसे फैमिली प्लानिंग है, वोटिंग है, कुछ ये है ये जो फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल कराई जाए। फाइनली इट कैन बी सेड दैट द गवर्नमेंट एफर्ट्स कैन नॉट बी सक्सेसफुल, इस पूरे पैरा में ये बताया गया है कि भाई देखिए अल्टीमेटली क्या है कि गवर्नमेंट के ही हर तरीके से कानून बना देने से और प्रयासों से समाज में एक सोशल ऑर्डर जो है वो सही चलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम्स है, प्लानिंग्स है, वो एकदम 100% सही चले ये ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये तब तक से फुल फ्लेज सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक कि इंडिविजुअल सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और सिटीजन का जब फंडामेंटल ड्यूटी वो जब परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियस है कि वो हम लोग बढ़िया एक्सेल करेंगे लाइफ में, देश आगे जाएगा। अगर सिटीजन सही तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फिर इस तरफ ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उस एफर्ट की वजह से और सारे काम छूट सकते हैं। तो लास्टली हम भारत के लोग, भारत को एक जो हम लोगों ने प्रस्तावना पढ़ा था, प्रीएम्बल पढ़ा था, तो हम भारत के लोगों को पहले सही ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो बताए गए ड्यूटीज हैं, उसके बाद ये भारत खुद ही एक्सेल करेगा, ये मानना है गवर्नमेंट का। ठीक, तो हम लोगों ने आज फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ा, और सारे पॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, उसके बारे में हम लोगों ने लाइन से विचार बारी बारी से देखा है। आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक से जय हिंद, जय भारत।